डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, जीएस 4 का पेपर है, एथिक्स का पेपर है। एथिक्स पेपर में केस स्टडीज आती है। केस स्टडीज के लिए इथिकल डिलीम्स या नैतिकता द्विधा क्या होती है, किस तरह की सिचुएशंस को हम नैतिक द्विधा या एथिक्स डिलीम कहते हैं ना, ये समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आज का वीडियो इस एथिक्स पेपर के बारे में, आज हम अलग अंदाज से उसको देखने की कोशिश करेंगे। नैतिकता सिर्फ सही या गलत के बारे में नहीं होती, ये दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यस फोर के केस स्टडी प्रश्न यही आपके स्टूडेंट्स के लिए परखा जाता है कि आप किस तरह से किसी सिचुएशन का विश्लेषण करते हैं, नैतिक सिद्धांतों के आधार पर किस तरह से आप निर्णय लेते हैं। लेकिन नैतिक दुविधाएं सिर्फ परीक्षाओं में नहीं होती, बल्कि असली जीवन में, यहाँ तक कि फिल्मों में भी नैतिकता, नैतिक द्विधा या इथिकल डिलेम की सिचुएशन आती है। अवेंजर द इन्फिनिटी वॉर एक प्रसिद्ध, मैं कहूँगा कि फिल्म है। इस आधार पर इस फिल्म पर हम समझने की कोशिश करेंगे और इस फिल्म में कहाँ पर इथिकल डिलीम्स था और किस तरह की पात्रों ने अलग अलग अंदाज से उसको सॉल्व करने की कोशिश की। ये समझने के साथ इस फिल्म की हम एनालॉजी यूज करेंगे और इथिकल डिलीम इस इशू को स्टूडेंट्स के मायने में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अवेंजर इन्फिनिटी गेम्स या दूसरी फिल्म आती है अवेंजर एंड गेम की, आज हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों फिल्म मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू की दो सबसे बड़ी और धमाकेदार फिल्म हैं, जो अवेंजर और थानोस के बीच के जंग को दिखाती है। इनमें से द अवेंजर द वॉर के बारे में हम चर्चा करेंगे, या फिल्म को फर्स्ट तरह से हम देखने की कोशिश करेंगे, फिल्म की कहानी क्या होती है। तो उसके बाद हम इथिकल डीलिंग्स के ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट हम फिल्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म एक बहुत ताकतवर और खतरनाक विलन, जिसका नाम आता है थैनोस, की कहानी है, जो पूरी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली इंसान, या हम कहेंगे कि एक सुपर पावर बनने की कोशिश करता है। तो उसके लिए उसके पास एक खतरनाक प्लान है। इन्फिनिटी स्टोन, 6 जादुई पत्थर को इकट्ठा करना चाहता है। अगर वो ये सभी स्टोन हासिल कर लेता है, तो वो सिर्फ उंगलियों को चटकाकर या उसको स्नैप कर कर ब्रह्मांड की आधी आबादी, हाफ पॉपुलेशन को वो मिटा सकता है। थानोस की ये मनोकामना है। तो उसके पीछे थानोस का मकसद क्या आता है? इस फिल्म का वो विलन है। थानोस का मानना है कि ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा लोग हैं, लोग ज्यादा है लेकिन संसाधन कम है, इसलिए वो आधी आबादी को खत्म करना चाहता है ताकि बाकी लोग अच्छे से भी रह सकेंगे। इसके लिए वो उसे गलत नहीं मानता उस डिसीजन को, बल्कि इसे संतुलन लाने का वो एक सही तरीका समझता है। अभी जो इस फिल्म की जो हीरोज है, एक ग्रुप ऑफ अवेंजर्स है। तो इस फिल्म में अवेंजर जो आते हैं, उसमें आता है आयरन मैन, आता है कैप्टन अमेरिका, आता है थोर, आता है हल्क, आता है डॉक्टर स्ट्रेंज, आता है स्पाइडर मैन, आता है ब्लैक पैंथर, आता है और बाकी बहुत कुछ सुपर हीरोज आते हैं। तो ये सब सुपर हीरोज मिलाकर थैनोस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थैनोस बहुत ताकतवर होता है और वह एक एक करके सभी इंफिनिटी स्टोन को हासिल करना चाहता था और इस फिल्म में उसने हासिल किया भी। सबसे बड़ी मोमेंट क्या आती है? इस मोमेंट को इस फिल्म में द स्नैप कहा है। अंत में थानोस सभी स्टोन को इकट्ठा कर लेता है और बस एक उंगली चटकाते ही, स्नैप करते ही, जिसे ब्रह्मांड की आधी आबादी धूल में बदल जाती है। तो ये जंग थी। इस जंग के जो हीरोज थे, अवेंजर्स थे, स्पाइडर मैन, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज और कई सुपर हीरोज इस धूल में गायब हो जाते हैं। तो इस फिल्म के एंड में सभी अवेंजर हार जाते हैं और थानोस जीत जाता है।
तो ये थोड़ी सी इस फिल्म की स्टोरीज है। तो फिल्म का अंत किस तरह से होता है हमने ये देखने की कोशिश की। थानोस जीतने के बाद शांति से एक सुनसान जगह पर बैठकर सूरज दिखता है, जबकि पूरी दुनिया शोक में डूब जाती है। फिल्म वही खत्म हो जाती है और दर्शकों के लिए ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब क्या होगा। अब क्या होगा ये 2019 की फिल्म में एंड गेम में दिखा दिया है। तो हमारे लिए जो अवेंजर मूवीज थी, हमारे जीएस पेपर के साथ हम इसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस फिल्म के कुछ पात्र या उनकी रोल को समझना पड़ेगा। इस फिल्म के जो भी पात्र आते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम किसको कहीं पर एनालॉजी के रूप में काम कर सकते या देख सकते, ये हमारा मानना, ये समझना हमारा मकसद है। फर्स्ट पात्र कैप्टन अमेरिका है, जिसकी भूमिका स्टीव रोजर्स ने निभाई हुई है। एक ऐसा नेता है जो हमेशा सही काम करने में विश्वास रखता है, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। वो मजबूत नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है और हर व्यक्ति के जीवन को मूल्यवान मानता है। ये पहले समझ लो, कैप्टन अमेरिका इज लाइक अ सिविल एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा आता है विजन, एक उन्नत एआई सक्षम सुपर हीरो, जिसके माथे पर एक माइंड स्टोन है। वो अपने बलि देने के पीछे की तर्क को अच्छी तरह से समझता है, लेकिन नैतिक भरोसों का वो सम्मान कर लेता है। ये भी एक इथिकल बैकग्राउंड है। थर्ड आता है जिसे हम कहेंगे थैनोस, खलनायक है जो सभी 6 इंफिनिटी स्टोन को इकट्ठा करने आधे ब्रह्मांड के साथ उसे स्टोन प्राप्त करने के बाद उसे खत्म करना चाहता है। और बाकी जो अन्य अवेंजर्स आते हैं, हमने बात की है, दे आर रिप्रेजेंटिंग वन क्लास ऑफ इथिकल सिद्धांत की वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन्फिनिटी द वार 2018 की मूवीज जो है, जहां पर विलन थैनोस ने जो आतंक स्प्रेड किया था, या आतंक जिस शक्तिशाली विलन है जो इन्फिनिटी स्टोन को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली कोशिश तो करता है ताकि वो स्नैप करके आधी दुनिया को मिटा सके। ये हमने देखा इस फिल्म में। तो अवेंजर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, ये दोनों है उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो माइंड स्टोन जो विजन के पास है, जो टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेस के पास है, की वजह से एक द्वंद इथिकल डिलीम्स यहां पर खड़ा होता है। इथिकल डिलीम्स क्या है ये हम पहले समझ लेंगे इस फिल्म में क्या है। कैप्टन अमेरिका विजन का बलि देने के खिलाफ होता है, लेकिन कुछ अवेंजर्स से मानते हैं कि विजन का बलि देने के वो पक्ष में होते हैं। आखिर थानोस स्नैप मारकर आधी दुनिया को खत्म कर देता है और बाकी जो अवेंजर्स है वो हार जाते हैं। नाउ ये क्वेश्चंस आता है इस फिल्म में कहां पर इथिकल इश्यूज आते हैं, केस स्टडीज को हम किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अवेंजर के दोनों ग्रुप आते हैं, कैप्टन अमेरिका का ग्रुप आता है और बाकी 2 ग्रुप्स आते हैं। तो यहां थानोस माइंडस्टोन को लेने आ रहा है, पहले समझ दो। जो विलन है, जो कि विजन के जो सुपर हीरोज है ये या उसकी सील में है, अगर वो उसे हासिल कर लेता है तो डेफिनेटली ब्रह्मांड का अंत हो जाता है। ये फिल्म की स्टोरीज है। तो थानोस को विलन को रोकने का एकमात्र तरीका है माइंडस्टोन को नष्ट करना। अगर माइंडस्टोन को हम नष्ट करना चाहते हैं इस फिल्म की वजह से, तो विजन की हत्या करनी पड़ेगी। और कैप्टन अमेरिका विजन का बलिदान देने के विरोध के पक्ष में है और वो कहते हैं हम जिंदगी की लेन देन नहीं करते, लाइव्स का हम ट्रांजैक्शन नहीं करते, लेकिन विजन खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बड़े भले के लिए होगा, ये वो जानता है। अवेंजर के बीच बाकी जो अवेंजर है तो उनके बीच बहस छिड़ जाती है, क्या एक व्यक्ति को बचाने के लिए अरबों की जान को खतरे में डालना सही है। तो यहां पर आता है हमारा GS4 का पेपर,
इथिक्स की केस स्टडीज को हम किस तरह से विश्लेषण करें। तो आपको डिलीम समझ में आ गया। अवेंजर में दो ग्रुप है, विजन की हत्या करे या ना करे। हत्या करे तो किस बेसिस पर करे। तो ये जो दृष्टिकोण आता है, नैतिक दृष्टिकोण आता है, उसका हम पहले विश्लेषण करें। क्या दृष्टिकोण होता है, इस तरह की केस को किस तरह से हम हल करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें फर्स्ट सिद्धांत समझना पड़ेगा, उसे हम उपयोगितावाद, ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यूटिलिटरिज्म कहेंगे। ये दृष्टिकोण स्टोन को नष्ट करने का समर्थन करता है, भले ही विजन की बलि देनी पड़ी। क्या तर्क है इसके पीछे। एक जीवन बनाम आराम, निर्णय स्पष्ट लगता है। जिस तरह से हमने देखा सार्वजनिक प्रशासन में रेगुलर एग्जाम्पल है, कई बार बड़े हित के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे सार्वजनिक बुनियादी और ढांचे के लिए अवैध जो घर होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है, उपयुक्ततावाद। दूसरा सिद्धांत आता है कर्तव्य आधारित नैतिकता, जिसे डियोन्टोलॉजी कहते हैं। तो कैप्टन अमेरिका इस दृष्टिकोण का पालन करते हैं। ये उनका पर्सपेक्टिव था, इस फिल्म में हमने देखने की कोशिश की। हर एक जीवन की कीमत होती है, हर एक पर्सन की कीमत होती है। तो कई लोगों को बचाने के लिए वन पर्सन को बलिदान देना अनैतिक है, अनइथिकल है। तो इसके पीछे तर्क क्या है। क्या आप एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दूसरों को बचाना चाहेंगे। तो आम एग्जाम्पल किस तरह से आता है, एक डॉक्टर जो अनैतिक चिकित्सा की परीक्षण करने से इनकार करता है, भले ही वो समाज के लिए फायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन ये नैतिक आधार इथिक्स पर वो अनइथिकल प्रैक्टिस करने से मना कर देता है। तो वर्चू इथिक्स क्या होते हैं नैतिकता में। तो विजन और कैप्टन अमेरिका दोनों ही नैतिक अखंडता, इथिकल इंटरेस्ट, इंटीग्रिटी के आधार पर काम करना चाहते हैं। वो परिमाणों को देखना नहीं चाहते। एक ईमानदार सिविल सेवक जो रिश्वत लेने से मना करता है, भले ही उसे उसके करियर को नुकसान हो सकता है, उसे 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 कॉन्सिक्वेंसेस मालूम हो। इसे हम कहेंगे कर्तव्य आधारित परिमाण, डिओनोंटोलॉजी। तो कोई भी इसी परीक्षा में परीक्षक आपसे क्या अपेक्षा करता है, किस तरह के आपके आंसर्स होने चाहिए। तो इथिक्स के केस स्टडी में उत्तर देते समय मुझे लगता है हर स्टूडेंट्स के लिए जब इथिकल डिलेम की क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा ध्यान होना चाहिए फर्स्ट विभिन्न दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। कभी भी हमारा आंसर्स एक तरफ से नहीं होना चाहिए, मल्टी पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करें, इसे हम वास्तविक प्रशासनिक मुद्दों से जोड़ें। थर्ड पॉइंट आता है संतुलित समाधान प्रस्तुत करें। एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी विचारों की बजाय हमें मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। इस केस स्टडी के लिए अगर अवेंजर की हम बात कर लेते हैं, तो एक आदर्श उत्तर सभी नैतिक दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट, और वैकल्पिक समाधान पर विचार करना चाहिए, जैसे तत्काल बलिदान देने की बजाय वाकंडा से मदद लेना। ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है। इस तरह से हमने थर्ड बात की, संतुलित तर्क के साथ निष्कर्ष निकालना, कि केवल कठोर विचारधारा के साथ हमें, एक्सट्रीमिस्ट के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है अवेंजर द वार और सिविल सर्वेंट का इथिकल डीलिंग्स, इस विषय की तैयारी करने के लिए, इथिकल डीलिंग इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इस कड़ी को इथिक्स के पेपर में कोई भी गलत या रॉन्ग नहीं होता, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता पर वो राइट है या रॉन्ग है, ये निर्भर करता है। जैसे अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में वास्तविक जीवन में प्रशासनिक कार्यों में भी नैतिक द्वंद्व आते हैं, जिस तरह से हमने फिल्म में देखा, जहां आदर्श समाधान हमेशा स्पष्ट नहीं होता। अगली बार जब आप कोई भी केस स्टडी देखें, तो एक अवेंजर की तरह सोचे, दृष्टिकोण का विश्लेषण जरूर करें, नैतिक मूल्यों को बनाए रखें
और सबसे उचित निर्णय ले। तो मुझे लगता है अगली बार GS4 का अगर पेपर आपके पास है तो मुझे पूरी उम्मीद है इस तरह की इथिक्स की टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इसलिए इस तरह की वीडियो से आप जुड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये जो GS4 का इथिक्स डिलीम क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने बहुत ही एंगेजिंग अवेंजर द वॉर इस फिल्म की रूपरेखा, इस फिल्म का सारांश आपके साथ प्रस्तुत किया। इस फिल्म में इथिकल डिलीम्स कब आता है और किस तरह का इथिकल डिलीम के लिए दोनों पक्ष की धारणाएं क्या होती है, उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है और एज अ सिविल सर्वेंट, फ्यूचर सिविल सर्वेंट हमें किस तरह से निर्णय लेना चाहिए। होपफुली आगे वाले आगे वाली वीडियो में भी इस तरह की इथिकल डीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। होपफुली मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।